हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है PSQ, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो अगर हम बात करें टोटल इसमें स्टैंडर्ड की, तो इसमें टोटल स्टैंडर्ड होते हैं। चैप्टर के अंदर पूरा क्वालिटी कवर होता है। जो क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है उसमें जो क्वालिटी मैनेजर होता है उसका मेन वर्क क्या होता है वो इसी के ऊपर डिफाइन करता है। यहाँ पे हम आपको शो करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे आपको क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में बताएंगे हम। प्रोग्राम, उसके बाद में दूसरे हम आपको बताएंगे क्वालिटी इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर, उसके बाद बताएंगे हम आपको इंसिडेंट के बारे में कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग कैसे होती है। उसके बाद में तीन चीज़ें होती हैं आपकी। पहला होता है आपका RCA, जिसे रूट कोज एनालिसिस बोलते हैं। फिर बोलते हैं हम कापा, यानी करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। इसके बारे में हम चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले। और दूसरा, क्वालिटी डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम आपको यहाँ पे सब कुछ शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर के अंदर आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल ऑडिट के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिट के लिए क्या चाहिए, उसके बाद में कौन कौन सी चेकलिस्ट आपको चाहिए, आपको डिपार्टमेंट वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 6 है PSU। यदि हम बात करें तो पहला स्टैंडर्ड है आपका द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको एक पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम के लिए आपको एक SOP बनानी पड़ेगी और दूसरा आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना है। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट ए स्ट्रक्चर्स क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग प्रोग्राम। देखो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपका द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई की इंडिकेटर टू मॉनिटर द स्ट्रक्चर्स प्रोसेस आउटकम्स विच आर यूज टूल टू कंटिन्यू। इसमें हम बात करेंगे जो क्वालिटी इंडिकेटर के बारे में। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं 5th एडिशन में, आपका जो 5th एडिशन था, इसमें आपके टोटल 32 क्वालिटी इंडिकेटर थे। तो उनके बारे में भी मैं फर्स्ट में उनको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड में 6 एडिशन में जितने भी आपके क्वालिटी इंडिकेटर हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। हम दोनों वीडियो यहाँ पे कवर करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं ऑलरेडी जो अभी आपके 28 तक, यानी 2/28 तक, 2028 तक 5th एडिशन पे ही रहेंगे। जो अपना हॉस्पिटल 5th एडिशन पे एक्रीडेट कराया तो वो 8 तक चलेंगे। तो ठीक है, अब जो 6 एडिशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी कौन कौन से क्वालिटी में इंडिकेटर रिक्वायरमेंट होगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द ऑर्गेनाइजेशन यूज अप्रोप्रिएट क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स फॉर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको 7 क्वालिटी टूल के बारे में बताएंगे। जो 7 क्वालिटी टूल्स है कि आपके जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं, 7 टूल यूज होते हैं। हम यहाँ पे आपको 5S के बारे में भी बताएंगे। ये चीज़ें 5S 7 क्वालिटी टूल, और एक होता है आपका 6 सिग्मा। उसमें भी हम आपको ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, का ये बोलता है था, और देयर इज अ स्टेबलाइज सिस्टम ऑफ द क्लिनिकल ऑडिट में आपका पहला आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा आता है आपका क्लिनिकल, तीसरा होता है आपका नॉन क्लिनिकल। ये तीनों डेटा आपको कैसे कैप्चर करने होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट की। इस चैप्टर के लिए डॉक्यूमेंट की क्या क्या, सबसे पहले आप बात आती है आपके पास में होना चाहिए पेशेंट सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा आपके पास में क्वालिटी इंप्रूवमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। थर्ड आपके पास क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। फोर्थ आपके पास क्लिनिकल ऑडिट पॉलिसी होनी चाहिए, वो मैंडेटरी है। उसके बाद इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। आपको इंसिडेंट दोनों देखने हैं, क्लिनिकल भी और नॉन क्लिनिकल भी। उसके बाद में आपके पास में RCA पॉलिसी होनी चाहिए कि आप RCA एनालिसिस कैसे करते हैं। उसके बाद में आपके पास SOP फॉर पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, इसके लिए भी आपके पास SOP होनी चाहिए। ये आपको क्या करना है, ये आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी SOP फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एंड नेक्स्ट होती है SOP फॉर इंडिकेटर सिलेक्शन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है SOP फॉर इंसिडेंट रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन एंड फॉलो अप। फिर नेक्स्ट आता है आपका SOP फॉर रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट एंड मिटिगेशंस। फिर आता है SOP फॉर इंटरनल ऑडिट।
दूसरा सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपके पास में एक होता है क्वालिटी मैनुअल, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इस क्वालिटी मैनुअल में आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं मेनली। सबसे पहले मिल जाता है आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सेकंड, यहाँ पे आपके इंडिकेटर आ जाते हैं जिसे हम क्वालिटी इंडिकेटर बोलते हैं। थर्ड, यहाँ पे आपकी कमिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि कमिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी 14 कमिटीज़ हैं उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कमिटीज़ आप कैसे बनाते हैं। और जो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये हमारा अगर ट्यूटोरियल भी है कि जो आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल जो ऑडिट होती है इसका प्रोटोकॉल्स क्या होता है और कैसे हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बारे में भी हम उनको नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट है जो आपको फाइल बनानी है, जैसे इंसिडेंट रिपोर्टिंग फाइल्स। सेकंड है पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर मॉनिटरिंग्स, ठीक है। उसके बाद में आपके पास क्लिनिकल ऑडिट रजिस्टर। इसका मतलब क्या होता है, जो आप डेटा कैप्चर करते हो ना उसके लिए आपके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए। चाहे तो आप रिकॉर्ड में 2 चीज़ें हो सकती हैं, चाहे तो आपका चेकलिस्ट हो या फिर आपके पास में कोई रजिस्टर फॉर्मेट हो। 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जब आप क्लिनिकल ऑडिट करते हो उसके बाद वहाँ पे आप करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, इसकी आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए भाई। करेक्ट एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शंस क्या होता है। उसके बाद में आपके पास में कमेटी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक आपके इंटरनल ऑडिट फाइल होनी चाहिए, दूसरी उस पर मॉक ड्रिल होनी चाहिए। अगर आपको मॉक ड्रिल के बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो हम यहाँ पे एक कोर्स लॉन्च करेंगे, कौन सा, FMS का, यानी फैसिलिटी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट। उसमें हम जितनी भी मॉक ड्रिल्स होती है उसको कवर करने वाले हैं, जिससे आप आने वाले टाइम में कोई भी इंसिडेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसको कवर कर सके। अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में फॉर्म की कौन कौन से फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास में इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म होना चाहिए। दूसरा, रूट कोज एनालिसिस फॉर्म होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जो इंसिडेंट फॉर्म होता है ये फ्रंट पे आपका इंसिडेंट फॉर्म होगा और बैक में आपका ये रूट कोज एनालिसिस फॉर्म होता है, ठीक है। ये फ्रंट में आ जाता है, ये आपके बैक में आ जाता है। दोनों चीज़ें एक ही फॉर्म में आपकी कवर हो जाती है। जब भी आप किसी इंसिडेंट को मॉनिटर करोगे, सपोज करो रिस्ट्रेंट पेशेंट है या फिर आपका वेनेबल पेशेंट्स है या फिर फॉल इन हो गया, उसके बाद में मेडिकेशंस एरर हो गए, NSI हो गए, उनको मॉनिटर करने के लिए आप इंसिडेंट फॉर्म यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें 2 होते, आप आने वाले टाइम में आपको मेडिकेशन एरर, नियर मिस के बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद क्लिनिकल ऑडिट चेकलिस्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। यदि आप क्लिनिकल ऑडिट करते हो तो फर्स्ट में आपको क्या करना होगा, एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी होगी क्लिनिकल ऑडिट के लिए। यदि आपके पास में चेकलिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप क्लिनिकल ऑडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियो में आपको बताने वाले कि क्लिनिकल ऑडिट में कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में। सपोज करो आपको इमरजेंसी में करना है, कैथ लैब में करना है, ICU में करना है, उसके बाद MRD के लिए करना है, उसके बाद में आपको OPD एरिया में करना है। तो सबके लिए हम आपको अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप क्लिनिकल ऑडिट किस तरह से कर सकते हैं और आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको हमें पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटेड डेटा। भाई देखो, जो भी पेशेंट सेफ्टी क्वालिटी इंडिकेटेड डेटा कलेक्शन करने के लिए आपके पास में एक फॉर्म होना चाहिए जिसमें आप डेली बेस पे या फिर मंथली बेस पे डेटा कैप्चर करोगे डिपार्टमेंट में से। क्योंकि आप जब क्लिनिकल डेटा कैप्चर करते हैं वो आप वहाँ पे 2 तरह का होता है, आपको ICN का डेटा चाहिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन के लिए, या फिर आपको ICU का डेटा चाहिए जो आपको वहाँ पे जो नर्सिंग इंचार्ज होता है वो प्रोवाइड कराता है। उसी को आपको कलेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन निकालनी होती है। उसके बाद आइडेंटिफाई करके आपको क्या करना होता है, कमेटी में उसको प्रेजेंट करना होता है कि एक्चुअली आपके यहाँ पे इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। उसके बाद पे वहाँ पे फिर एक्शन टेकन लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आना चाहिए आपके क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये आपका बहुत ज़रूरी है, आपके पास में पर डिपार्टमेंट का कम से कम एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। कम से कम 1 साल में 2 क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद इंटरनल ऑडिट होती है, उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। सपोज करो आप OPD की ऑडिट करने जा रहे हो तो आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए। फार्मेसी की होनी चाहिए अगर फार्मेसी की करने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद CSD की करने जा रहे हो या फिर ICU की करने जा रहे हो तो उसके बाद आपके पास में चेकलिस्ट होने, क्योंकि चेकलिस्ट के बिहाफ पे आप क्या करते हो, ऑडिट करते हो। उसी के बाद में आपको गैप आइडेंटिफाई करते हो जिसे हम गैप एनालिसिस भी बोलते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर जब आप काम करते हो तो आपका जो डिपार्टमेंट होता है ना उसमें जो भी मिस्टेक्स होते हैं, जो भी वहाँ पे मिसिंग चीज़ें होती है, जैसे उनको कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। क्योंकि उन पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपका नर्सिंग स्टाफ भी अच्छे से जान पाता है।
फिर आपको रिस्क असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे आप फैसिलिटी, अब आपको रिपोर्ट कौन कौन सी बनानी है। सबसे पहले बनाना भाई आपको जो मंथली पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम रिपोर्ट, आपने जो भी डेटा कैप्चर किया तो उसकी रिपोर्ट आपको मंथली बेसिस पे बनानी है। सेकंड, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यदि आपने कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद आता है की इंडिकेटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अब दूसरा क्या है, आपने जैसे 32 KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या क्वालिटी इंडिकेटर आपने डेटा कलेक्शन किया है, तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सपोज वो लास्ट मंथ में आपका कम था तो इस साल में, इस मंथ में आपकी जो मेडिकेशन एरर इंक्रीज कैसे हो गए, ये पता चलता है आपको क्वालिटी डेटा से। उसके बाद में क्लिनिकल ऑडिट, जो भी आप ऑडिट कर रहे हो क्लिनिकल ऑडिट, उसका मंथली आउटपुट क्या आ रहा है उसके ऊपर भी काम कर सकते हो कि ये आपकी जो क्लिनिकल ऑडिट थी 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर की हो सकती है, वो डिपेंड करती है आपकी आपने कौन सा टॉपिक लिया हुआ है। फिर आपका इंसिडेंट हो गया, फीडबैक एनालिसिस, फीडबैक में आपका ओपीडी हो गया, आईपीडी हो गया और उसके बाद ईआर हो गया। यहाँ से जो डेटा कैप्चर करते हो पेशेंट फीडबैक वाला, इसको भी एनालिसिस करके आप एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि आपके यहाँ पे कितने % पेशेंट सेटिस्फाई हैं आपकी सर्विसेज से और किस चीज़ की कंप्लेन वो दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्टिव एंड पैसिव डेटा एनालिसिस। जो एक्टिव ऑडिट और पैसिव ऑडिट आप करते हो, जो एक्टिव ऑडिट होती है आपकी, वो आपकी डिपार्टमेंट में होती है। डिपार्टमेंट यानी जब पेशेंट आपका डिस्चार्ज नहीं हुआ, आपके वार्ड में ही है, तो वहाँ पे उस फाइल की जो ऑडिट होती है सो एक्टिव बोलते हैं। और जो पैसिव ऑडिट होती है वो आपके एमआरडी में होता है। जब फाइल क्या होती है, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाने के बाद में फाइल जो आपकी एमआरडी में आ जाती है, तो वहाँ पे जो ऑडिट होती है सो हम पैसिव ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं डॉक्टर्स ने प्रॉपर नोट्स डाला या न डाला, उसके बाद कंसेंट प्रॉपर फिल हो रही है नहीं हो रहे हैं, उसके बाद में जो आपकी पेशेंट फाइल है प्रॉपर कंप्लीट होके आ रही है नहीं आ रही है डिपार्टमेंट से, वो सब चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर आपको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स बनानी होती है कि आपने महीने में कौन कौन सी डिपार्टमेंट की इंटरनल ऑडिट की, उसकी रिपोर्ट आपको प्रेजेंट। अब बात करते हैं हम ट्रेनिंग के बारे में। कुछ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे पेशेंट सेफ्टी हो गया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल फॉर ट्रेनिंग्स, इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग, फिर क्लिनिकल ऑडिट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एनएबीएच इंट्रोडक्शंस, इमरजेंसी कोड ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल्स। ये कुछ ट्रेनिंग होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है नर्सिंग स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए और जीडी के लिए। ठीक है, इससे क्या आता है, इंप्रूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा ये, अगर आप प्रॉपर जैसे क्वालिटी टूल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, अगर डिपार्टमेंट में कोई भी इश्यूज है उसको सोल्व करके उस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं मीटिंग रिकॉर्ड के बारे में। देखो, जो एक्चुअली क्या होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट की मेन 2 कमेटीज़ होती हैं। फर्स्ट होती है पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी और सेकंड होता है क्लिनिकल ऑडिट कमेटीज़। ये जो कमेटीज़ होती हैं मेनली क्वालिटी डिपार्टमेंट में, क्वालिटी मैनेजर इसको देखता है। अदरवाइज अगर हम देखें 14 जो कमेटीज़ होती है, यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी मैनेजर जो होता है अवेलेबल होता है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वो क्या करता है, वो डेटा एनालिसिस कराने में हेल्प करता है और कैप्चर कराने में हेल्प करता है, जिससे कि वहाँ पे आउटपुट को आइडेंटिफाई किया जाए। नेक्स्ट है कंप्लेन एंड मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंट। फर्स्ट में आता है आपका ऑडिट शेड्यूल्स। ऑडिट शेड्यूल में आपका क्या होता है, देखो क्या होता है, आपके पास में अगर आपने ऑडिट शेड्यूल क्यों ज़रूरी है, ऑडिट शेड्यूल इसलिए ज़रूरी है कि आपको बताता है कि आपको मंथली बेसिस पे कितने डिपार्टमेंट की कितनी ट्रेनिंग करनी है। सपोज करो आपने 1 साल का ऑडिट शेड्यूल बनाया है, तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे। सपोज करो आपके पास में 32 इंटरनल ऑडिट होनी है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट होनी है। जब तक आप ये शेड्यूल नहीं बनाओगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि किस दिन किस डिपार्टमेंट की ऑडिट होनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको ऑडिट शेड्यूल बनाना चाहिए। चेकलिस्ट फॉर द मॉनिटरिंग पेशेंट सेफ्टी प्रैक्टिस, ये ज़रूरी है। कंप्लेन, इसके लिए आप IPSG गोल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कंप्लेन रिपोर्ट फॉर द सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये आपको करना है। उसके बाद कुछ अदर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट आउटकम रिकॉर्ड्स,
यानी आपने यदि कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो उसका आउटपुट क्या निकला है वो दिखाना है। उसके बाद में आपके पास में क्वालिटी बजट होना चाहिए, आपके पास में HIC बजट होना चाहिए जिसे इन्फेक्शन कंट्रोल बजट भी बोलते हैं। और आपके पास पॉलिसी अप्रूवल रिकॉर्ड मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो अप्रूवल आपने जो भी पॉलिसी का उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर आपके पास में एनुअल पेशेंट सेफ्टी क्वालिटी रिपोर्ट भी होनी चाहिए कि कितना है। उसके बाद में यहाँ पे दो चीज़ें और आती हैं आपके पास में, जैसे आपका बायोमेडिकल है, इसकी भी आपकी एनुअली रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद लॉन्ड्री अगर आपके आउटसोर्स, इसकी भी आपकी एनुअली क्वालिटी रिपोर्ट होनी चाहिए। फायर की भी आपके पास में एनुअली क्वालिटी रिपोर्ट होनी चाहिए, ये मैंडेटरीज है। उसके बाद में आपके जो लीगल्स हैं, लीगल्स की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। कितने बंदे ट्रेगर के बारे में जानते हैं? जो लोग ट्रेगर के बारे में जानते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।